तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज शख्सियत कार्यक्रम में हम एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आइए देखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आपका मैं कर्नल लखपत सिंह यादव, 20 कुमाऊं रेजिमेंट। अ, यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा रेजिंग डे है, यूनिट का रेजिंग डे है 20 कुमाऊं का, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक मिलन समारोह में। अगर बात की जाए यहाँ जो सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे इनकी एकता के पीछे ये यूनिट का जो एक मूल मंत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए, यूनिट की जो संदेश है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नई पीढ़ी में आप क्या संदेश सबसे पहले जैसे आपने बताया मूल मंत्र, ये जैसे हम लोग 1 जनवरी 81 में सब इकट्ठे होके एक नई यूनिट के अंदर आए थे। कोई किसी यूनिट से बटालियन से आया था, कोई किसी बटालियन से आया था, तो हम लोग सब अलग अलग बटालियन से यहाँ आए और हमने एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप किया। ट्रेनिंग टफ जो हुई हमारी, खेल भाग दौड़ सब जो कुछ हुआ उसके अंदर हमने एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को साथ दिया, वो सब चीज़ें देखते हुए हम लोग अपना मेल मिलाप बढ़ाते थे। और वो क्या है कि हमने ये कभी नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है। हम सब भाई भाई होके इस काम को करते रहे और हमने एक दूसरे को जो मेल मिलाप से हमने जो एक संगठन इकट्ठा किया, जैसे सिविल के अंदर होता है, हमने एक 20 कुमाऊं रेजिमेंट को खड़ा किया। वो सब मेल मिलाप एक अच्छे मेल मिलाप से हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सभी आज के जो यंग ब्लड है, यंग जो लोग हैं, वो भी इसी को अगर अपनाएं तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर सैनिक शिक्षा की बात की जाए, नैतिक शिक्षा की बात की जाए, तो क्या सोचते हैं आप? सैनिक शिक्षा एक डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, जो कि अगर देश में लागू हो तो इससे हमारे देश का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा हो सकता है। सर, अगर नैतिक शिक्षा की बात की जाए, बच्चों में अब एक मोबाइल एक संयंत्र ऐसा आया है, उपकरण ऐसा आया है जिसकी वजह से कहते हैं कि पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली आजकल के ज़माने में ये जो मोबाइल और ये दूसरे जो यंत्र आए हैं, ये देखा जाए तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंस भी इसमें काफ़ी हासिल होती है, लेकिन थोड़ी अच्छे रास्ते में भी लोग जाते हैं और काफ़ी लोग आजकल इंटरनेट के थ्रू गलत रास्ते भी जाते हैं। तो इसके कारण इसका थोड़ा बड़ा सोच समझ के ही इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। सर, एक नई बात जो सामने आ रही है संस्कार युक्त शिक्षा की, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा को सरकार प्राथमिकता देती है, तो आप क्या सोचते हैं शिक्षा में जो शिक्षा का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें बदलाव होना चाहिए? नैतिक शिक्षा के जो मूल्यन है या धार्मिक शिक्षा है वो शामिल किए जाने चाहिए पाठ्यक्रम में? ये देखिए, जो अभी धार्मिक शिक्षा वाली बात है, पहली चीज़ तो हम जब जैसे इस माहौल के अंदर आज हम बैठे हुए हैं, हम लोग इसमें धार्मिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि हमारे लिए सब धर्म बराबर है। हम लोग जब वहाँ इकट्ठे होते हैं तो यूनिटों के अंदर क्या मंदिर जो बनता है, हमारा सर्वधर्म स्थल भी बनता है, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग शामिल हैं। तो उसका कोई ऐसा महत्व नहीं है जो कि एक दूसरे को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो कि आजकल हो रहा है। तो होना क्या चाहिए कि सब लोग मेल मिलाप रखें, इसलिए एक मतलब अच्छा डिसिप्लिन लाने के लिए जो उनको सिखाया जाए, वो बचपन से माता पिता और जो टीचर्स वगैरह हैं उनको यही सिखाना चाहिए कि अच्छे इंसान बनो, एक दूसरे की अच्छी मदद करो और सब एक दूसरे को देखभाल करो। अब कुछ समय से जैसे राजनीति में बदलाव आया है, तो राजनीति भी कहीं न कहीं, सेना भी राजनीति से जुड़ी रहती है। कई बार सैनिक जो है वो अपनी माँग उठाते रहते हैं, चाहे न्याय तंत्र के माध्यम से है, चाहे अपने आला अफ़सरान के माध्यम से। हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे जय हिंद है या इंडिया है या भारत है, इनके नाम परिवर्तन के बाद में कुछ सेना की जो कार्यशैली है या सैनिक का एक जीवन है, उस पे भी कोई प्रभाव पड़ा है? ये अभी क्या है कि जो ये आप बोल रहे हैं जो बदलाव वगैरह हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, लेकिन एक यूनिट के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हम शुरू से हम एक दूसरे को राम राम साहब बोलते हैं और बीच में उन्होंने शुरू किया जय हिंद। जय हिंद बोलने से क्या है, हम अपने हिंद पूरे देश का एक उसको ऊंचाई पे लेके आ रहे हैं, तो वो उसमें कोई बदलाव के अंदर कोई नुकसान नहीं है। तो अभी जैसे आप राजस्थान के लोगों से बात करेंगे, वो अपनी भाषा के अंदर बात करते थे, पंजाबियों से करो वो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो सब अपने अपने
भाषा के हिसाब से जो बात करते थे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बदलाव करने की ज़रूरत है। जय हिंद बहुत अच्छा है, उससे पूरे देश के लिए एक अच्छा मतलब इकट्ठा करने के लिए अच्छा वर्ड है। अब ये अगर बात की जाए राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान के बाद में जय हिंद अक्सर बोला जाता था, पुरातन परंपरा ही चली आ रही है, मगर अब भारत माता की जय, उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो देखिए आजकल क्योंकि धीरे धीरे ये जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, शायद इन लोगों को उसका महत्व कम महसूस हो रहा होगा, क्योंकि उस वक्त जब 1947 की लड़ाई हुई और उस भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम जो लोगों ने जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो बड़ा सख्त दिन देखे थे, शायद वो नहीं है। आजकल उसको करने के लिए लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि भारत माता भी हमारी माता है, तो भारत माता की जय एक अच्छा वो है। वंदे मातरम भी बोलना चाहिए। वंदे मातरम भी बोलना चाहिए। एक सैनिक के जीवन को कहते हैं कि बड़ी कठिनाइयों के से एक व्यक्ति जीता है। जैसे जन्म से ही एक माता किसी शिशु को जन्म देती है तो बड़ी कठिनाई झेलती है, उसी तरह एक जो सैनिक है वो भी एक नए पुनर्जन्म लेता है। क्या सोचते हैं सैनिक के जीवन के बारे में और एक आम नागरिक के जीवन में? देखिए सैनिक का जीवन बहुत कठिन होता है, कोई शक नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब ने बड़ा सख्त वक्त देखा है। मैंने भी अपने मतलब जीवन में अभी यूनिट के अंदर रहने के बाद में मैं एक हमारी एक रेजिमेंट बनी थी 26 राष्ट्रीय राइफल। मैं उसका रेजिंग के लिए जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भी हमने देखा मिलिटेंट्स वगैरह के साथ में लड़ाई। उसके बाद में इनसे मतलब लड़ना ये एक दिन रात की एक वो हो गई थी, मतलब नॉर्मल जो पहले लड़ाई होती थी 1947 की, उसके बाद में 62 की, उसके बाद 71 की, उसके बाद लड़ाइयाँ नहीं हुई, लेकिन देश के अंदर मिलिटेंसी काफ़ी थी। तो हम सब ने, चाहे हम फिरोज़पुर में थे, चाहे उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में थे या जम्मू कश्मीर में थे, हम लोगों ने इसका जो जो एक्सपीरियंस किया है वो सब ने देखा कि बड़ी सख्त लाइफ है। हम मच्छल में भी थे, वहाँ पर भी यूनिट को काफ़ी पाकिस्तानी उससे नुकसान हुआ। उसके बाद में हम ये जब सब सेक्टर वेस्ट में थे सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ भी हमें गोलाबारी के अंदर हमारे जवानों की जान गंवानी पड़ी। तो लाइफ बड़ी टफ़ है, उसमें कोई शक नहीं है। सिविल से काफ़ी टफ़ है, जो कि देशभक्ति, असल देशभक्ति इसी को बोलते हैं। सर एक दक्षिण हरियाणा जो जैसे सैनिकों की खान कहा जाता है, यहाँ एक बड़ा मुद्दा जो इन दिनों चर्चा में है, अहिरवाल और अहिर रेजिमेंट का। तो क्या कहेंगे अहिर रेजिमेंट को लेके, उसके गठन को लेके सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? ये अभी क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर पहले ये सब अलग अलग धर्मों को लेके या अपने अपने कास्ट को या अपने एरिया को, जैसे पंजाब से लोग आए हैं उनको पंजाब रेजिमेंट बनाया, राजस्थान के तो राजपूत रेजिमेंट बनाई या राइफल्स बनाई, कुमाऊं को लेके कुमाऊं रेजिमेंट वगैरह बनाई, नागा रेजिमेंट को लेके नागा बनाई। अभी ये सब देखा जाए तो ये सब कोशिश की गई थी कि अपने अपने इलाके के लोग जो होते हैं एक दूसरे से तालमेल अच्छा होता है। तो अहीरवाल जो उस टाइम पे सारे अहीर थे, ये सोचा गया कि सबको इकट्ठा किया जाए, तो इनका तालमेल, जैसे हम लोग अभी आज बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, हम एक दूसरे का इशारा समझते हैं, शायद हमारे एक दूसरे के अंदर अफसर जैसे और जवान का जो हमारा तालमेल होगा किसी ऑपरेशन के अंदर बहुत अच्छा होगा। तो इसके बीच में जो कोशिश जारी थी कि एक अहीरवाल होना चाहिए था। अब क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में जो वो हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी वगैरह की डेथ हुई थी, उस वक्त जो राइट्स हुए थे उसको देख के सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि ये कास्ट वाइज सब इसको ब्रेक किया जाए। तो हरियाणा के नाम पे रेजिमेंट क्यों नहीं है? अब ये तो अभी देखो सरकार और जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो उन लोगों के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम खाली अपना अपना पॉइंट बता सकते हैं कि ये एक अच्छा होता, अगर होता तो अहीरवाल एक रेजिमेंट बनती तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा काम करके दिखाता। क्या ये माना जाए अहिरवाल या हरियाणा के नाम पे रेजिमेंट बननी चाहिए? भरनी तो चाहिए थी, लेकिन अभी ये सब डिसीजन सरकार के हाथ में है, हम कुछ कह नहीं सकते। सर इन दिनों एक बड़ा मुद्दा भी चल रहा है चर्चा में कि जो भारत चीन सीमा जो है वहाँ मेजर शैतान सिंह की एक स्मारक बना हुआ था, वो खंडित कर दिया गया बफर जोन की वजह से। क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, इसकी खबर मैंने वहाँ पर, जब मैं वहाँ पर था, 2000 नहीं, सॉरी अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वहाँ खुद देखा है, वहाँ पे बहुत अच्छा है। और अभी हमारी जो फौज है उसको हर साल वहाँ पे उसको मेंटेन करती है। वहाँ जब वो
रेजांगला का टाइम होता है, उस टाइम वहाँ पक्का उसको पूरा का पूरा उसको इज्जत दी जाती है उन सब लोगों को। ऐसा कोई खंडित नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है चाइना से। डेफिनेटली उनकी फायरिंग रेंज में है, आर्टिलरी फायरिंग रेंज में है, लेकिन हमारे को कोई फौज के हिसाब से ऐसा कोई खबर नहीं मिली कि वो उसको खंडित किया गया है। सामरिक दृष्टि से अगर देश की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो क्या सुझाव देंगे केंद्र सरकार को कि वो भारतवासियों की सुरक्षा के लिए क्या नए इंतजामात कर सकती हैं? अब इसमें जैसे आप एक बार बता रहे थे कि एक दूसरे को अगर हम बचपन से थोड़ी सी फौजी ट्रेनिंग जैसे एनसीसी वगैरह में होती है, उसके बाद थोड़ी सी कम से कम 2-3 साल की अगर सब लोगों को एक परमानेंट तो नहीं, लेकिन हाँ एक शॉर्ट 3-3 साल की भी अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो उसमें डिसिप्लिन इंप्रूव होगा, एक दूसरे के सिक्योरिटी के बारे में पता होगा कि एक दूसरे का अगर ख्याल रखना है कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा सुझाव है। अब एक नया सवाल जो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद में, प्रधानमंत्री पद पे आने के बाद में जो कहते हैं कि दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है, तो एक सैनिक के तौर पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग भी अभी जो मीडिया और टीवी और इंटरनेट के थ्रू जो खबर मिलती है हमने भी वही देखी है, और उसके हिसाब से जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पूरे देश का नाम वर्ल्ड के अंदर जो ऊंचा किया है वो काफ़ी सराहनीय है। अभी हम बात कर रहे थे उन शख्सियत से जिन्होंने 20वीं कमाऊ बटालियन के साथ में अपना जीवन सर्वस्व लगाया है। उन्होंने अपना वो अमूल्य समय दिया है जिसकी वजह से आज उनकी एक अलग पहचान है। कमाऊ जो बटालियन है उसमें अपने जैसे कितने ही जाबाजों को उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। ऐसे ही हम आपको नए शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की।